गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग। चलो, तो कल डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोग को बताना है कहाँ पर था लास्ट, कहाँ कल क्या पढ़ रहे थे, बताइए, कमेंट कीजिए। लास्ट पॉइंट अपना क्या चल रहा था? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा, लास्ट इनवेरिएंस। ठीक है, कल वाला न्यूमेरिकल हो गया। कल एक न्यूमेरिकल दिया था इनवेरिएंस, बिल्कुल इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई थी। ओके, थैंक यू। तो कल एक न्यूमेरिकल दिया था, वो न्यूमेरिकल बताएंगे किस किसने किया है। चलो बताइए, न्यूमेरिकल का किसका क्या आंसर है? चलो बताएंगे क्या न्यूमेरिकल था। मैं लिख के बताएंगे। गुड मॉर्निंग पूजा। चलो, यशवंत इनवेरिएंस ऑफ चार्ज को रिपीट करेंगे अभी। गुड मॉर्निंग नेहा। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं, आगे मैं क्लास को इंक्रीज करता हूँ। इनवेरिएंस मीन सारे लोग अब इधर होंगे, फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, बबीता गुड मॉर्निंग। चलो, इनवेरिएंस मीन्स क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, और इस ए ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है ना, कुछ भी ले लो आप, 20 कूलाम है। ये रेस्ट पोजीशन में है। ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज 20 कूलाम है और वो रेस्ट में है। और इसी ए ऑब्जेक्ट को किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में रख दो आप, ये बस है मूव कर रही है। इस ए ऑब्जेक्ट को मतलब 20 कूलाम चार्ज को इसमें रख देते हैं, ये मूव कर रहा है किसी भी स्पीड से। इसके पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है, बट ये मूविंग स्टेट में है। ठीक है, इनवेरिएंस ये कहता है कि चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज है ना, वो रेस्ट पोजीशन में रहे या फिर मूविंग पोजीशन में रहे, ठीक है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड या नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ 20 है, मूविंग में भी क्या रहेगा? 20 ही रहेगा। मीन ये हुआ चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो मोशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा नेहा। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? ये आप थोड़ा सा प्रॉपर चेक करके देखो, बाकी सभी के पास प्रॉपर जा रही है। वीडियो क्लियर आ रही है, चेक करो आप। तो इनवेरिएंस समझ गए? इनवेरिएंस मीन्स किसी भी चार्ज की वैल्यू है ना, मोशन पे डिपेंड नहीं करती है, सेम रहेगी। ओके, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट आपसे पूछता हूं। अब देखते हैं, ये नोट पॉइंट स्टेटमेंट में आए हुए हैं, ये नीट वगैरह के अंदर आ जाते हैं।
चलो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। मास इज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। mass is exist without charge but charge is not exist without mass। इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कह सकते हो? मास इज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, बताइए आप लोग। बताना है सभी को, रॉन्ग है या बताना है, लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, बताइए। रीड करो। मास इज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मंजू करेक्ट है, राइट है। विजेंदर, नेहा, राइट यस। इसका मतलब आपके समझ में आ गया, थैंक यू बेटा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, क्या एक्सप्लेनेशन है। पूजा बिल्कुल राइट है। मास इज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान से सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका मास तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ज खुद मास की प्रॉपर्टी है। तो ये एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0, लेकिन मास तो होता है न्यूट्रॉन का, कितना होता है ना? 1.672 इंटू 10 की पावर 27 kg। इसका मतलब चार्ज 0 है, मास है, क्योंकि चार्ज एक मास की, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मास प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि चार्ज तो तभी तो होगा ना जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होगा? मास होगा। बिना मास चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए क्या है? सही है। बट चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बट किसी ऑब्जेक्ट चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये भी स्टेटमेंट सही है। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास ही नहीं है तो उसका चार्ज नहीं हो सकता। मास ही नहीं है, चार्ज नहीं हो सकता, बट मास हो सकता है। चार्ज हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल का सभी का चार्ज 0 होता है। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना आइसोलेटेड, सबका चार्ज तो क्या होता है? 0, बिकॉज उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। और ये भी पता है आपको, एटम का टोटल चार्ज क्या होता है? 0, इसलिए चार्ज होता नहीं है, लेकिन मास तो सभी का होता है। आपकी बॉडी का चार्ज 0 है बट मास 0 नहीं है, इसलिए ओके। अब आगे देखते हैं। एक स्टेटमेंट और लिखो, ये नीट वगैरह में आते हैं। mass is depend on motion but mass is depend on motion but charge does not depend on motion।
इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको। ये अच्छे स्टेटमेंट है, पूरा कंक्लूजन है, ये प्रॉपर्टी है। मास इज डिपेंड ऑन मोशन बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। बताइए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है? कमेंट करके बताइए। करेक्ट। नीरज यादव राइट, ओके। मोनिका राइट, चलो सही है। इसका मतलब सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है। कैसे? अभी इनवेरिएंस पढ़ाया था, इनवेरिएंस के अंदर नेहा करेक्ट है, थैंक यू बेटा। चलो इधर देखो, अभी मैंने बताया था, चलो अब समझेंगे इसको। चार्ज से मोशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी में रखा है। इनवेरिएंस का मतलब जो रेस्ट में हो और वही मोशन के अंदर हो, उसके मैग्नीट्यूड या नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो मैंने बताया था, इनवेरिएंस वाली प्रॉपर्टी से बता सकते हो। ये लो, चार्ज रेस्ट और मोशन के अंदर क्या रहता है? सेम। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वो क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट का मास है ना मोशन के साथ चेंज होता है, लेकिन ये जो थ्योरी है आइंस्टीन की, ये छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए एप्लीकेबल है। आपके मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप कौन से पार्टिकल हो? हैवी पार्टिकल हो। ये लाइट पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। आइंस्टीन की जितनी फिजिक्स है वो लाइट पार्टिकल के लिए होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए, अल्फा पार्टिकल। तो कहने का मीन ये हुआ कि सर फिर क्या रिलेशन है? मास है इन ऑब्जेक्ट का, लाइट पार्टिकल का मास है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक मूविंग में और एक रेस्ट में। रेस्ट में सभी का मास डिफरेंट होता है, मूविंग में इसका मास ऑल्सो डिफरेंट होता है, लेकिन हैवी पार्टिकल के लिए रिलेशन नहीं है। वो क्या रिलेशन है आइंस्टीन की थ्योरी? m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो m क्या है यहाँ पे? m उसी पार्टिकल का मास है, उसी ऑब्जेक्ट का है, लेकिन कौन सी पोजीशन में है? ये मूविंग पोजीशन में है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मूविंग स्टेट ठीक है। m नोट क्या है? ओ लगा रखा है रेस्ट। ये उसी ऑब्जेक्ट का मास है, लेकिन कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट स्टेट। v क्या है यहां पे? v उस पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। c क्या है? लाइट की स्पीड। c क्या है? लाइट की स्पीड। चलो इसको नोट कर लो। लाइट की स्पीड फिक्स है, कितनी होती है? लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस मूविंग और रेस्ट मास में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, तो आप बता सकते हो कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन वाला मास है और ये m है, ये मूविंग मास है। v उसकी स्पीड है कि वो पार्टिकल कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से
चल रहा है, मतलब स्पीड इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है मास। लिख लीजिए इसे। चलो इसको रेज कर देता हूँ मैं, बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, कंप्लीट प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल आ जाएंगे आपको, कोई वैल्यू ऑफ चार्ज is possible in given example। मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं चार्ज की, आपको बताना है कि ये पॉसिबल है क्या। इनमें से आपको वो स्टेटमेंट बताने हैं जो चार्ज पॉसिबल है, बताइए। तो इसका मतलब आपको चार्ज वाली प्रॉपर्टी को यूज करना है। 1 and 4, नेहा 1 and 4, बिल्कुल आंसर आ गया काफी लोगों का। 1 3 4 अनुज 1 3 4। चलो और चेक कीजिए। 1 and 4 नेहा सुन, रिंकू 3 and 4। चलो काफी लोगों ने आंसर सही है। देखें ज्योति, चलो कोई नहीं, शिवानी 1 3 4। देखिए किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज Q = 8 × 10⁻⁻19 है, पता है ये सही है। कैसे सोल्व करके देखिए, आपको क्वांटाइजेशन चेक करना है। यदि n की वैल्यू कंप्लीट आ रही, इंटीजर वैल्यू आती है, क्योंकि आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है तो ठीक है। तो n = क्या आ जाएगा, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁻19 और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। ये इससे कैंसिल, पॉइंट को ट्रांसफर करो, 80/16 कितना आ जाएगा, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। सही है, 5 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बट ये देखिए सेकंड के अंदर 5/3E। 5 में 3 से डिवाइड करोगे कितने हो जाएंगे, 5 को 3 से डिवाइड करो 1.66E। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन है फ्रैक्शन रेशियो डेसिमल में हो सकता है, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है। थर्ड है 6/3, 6 में 3 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 2E। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ओके। और 4 भी सही है।
Q इजगल टू 5E, ये भी क्या है, सही है। इस तरह आपको टिक करना है। तो ये यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से आपका ये क्वेश्चन बनते हैं। इनमें मैंने सारे करवा दिए, स्टेटमेंट में नोट लगवा करके, डिफरेंस, ओके। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। चार्जिंग मेथड, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। चार्जिंग मेथड क्या होते हैं? चार्जिंग मेथड फर्स्ट डे जब टाइप ऑफ चार्ज पढ़ा था आपने, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, दूसरे ऑब्जेक्ट को आप क्या दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो तो मैंने कंसीडर कर लिया था। उसके कुछ क्या है, मेथड है। ऐसे 3 मेथड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जनरेट कर सकते हो आप। कौन कौन से मेथड है? फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। अब इनको देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, बाय फ्रिक्शन मेथड, सेकंड है कंडक्शन और थर्ड है इंडक्शन। तीन मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, 3 मेथड है। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिए। अब फ्रिक्शन मेथड देखते हैं। चलो फ्रिक्शन मेथड समझाते हैं। सारे लोग इधर देखेंगे। देखिए 2 एग्जाम्पल समझाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार कोम्ब रहता है आपके पास, कंघी रहती है, उसको आप हेयर से इस तरह आप करते हो, रबिंग करते हो, फिर वो कोम्ब क्या करता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये आपने बचपन में देखा होगा। कंघी को बार बार कोम्ब को आप अपने हेयर से रब कीजिए, हेयर से रब करने के बाद में वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। किसके कारण से आता है? चार्जिंग के कारण, फ्रिक्शन मेथड के कारण। या फिर सबसे अच्छा, जैसे बरसात वाला टाइम हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए जब बरसात आती है उससे पहले आपको एक चमक, एक मतलब साउंड सुनाई देती है, वो भी किसके कारण होता है? फ्रिक्शन मेथड के कारण। क्या होता है? एक होती है इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है और एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दी जो करंट फ्लो हो रही है, जिसमें सिस्टम चल रहे हैं, चार्ज फ्लो होता है, वो होती है करंट। और एक होती है स्टैटिक करंट। स्टैटिक करंट को आप बोलते हो, एक बिजली होती है और एक बिजली होती है। बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स की क्या की जाती है, आपस में रबिंग करते हैं। 2 क्लाउड्स ऐसे आपस में क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। तो वो जो रबिंग करते हैं ना आपस में, उनमें रबिंग होती है, तो उनके एक साइड तो पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे साइड क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और वही ग्राउंड के ऊपर आकर के गिरती है। तो देखा होगा आपने कि कहीं बिजली गिर जाती है, वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी के ऊपर भी गिरती है। क्यों होता है? और उसकी जो वोल्टेज होती है, काफी ज्यादा वोल्टेज होती है, मतलब 11,000 वोल्ट से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसलिए जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, टावर्स होते हैं, उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक रोड लगाई जाती है,
ऐसे मेटल की रोड, और उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड से अर्थिंग की जाती है। एक्चुअली कोई भी चार्ज फ्लो होता है, कोई भी करंट फ्लो होती है, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो एक क्लाउड से जो बिजली गिरती है ना, उसके थ्रू, वायर के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड। और ग्राउंड इतना बड़ा होता है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए आप फ्रिक्शन मेथड से भी चार्ज को जनरेट कर सकते हो। जो क्लाउड्स वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए कि क्लाउड्स वगैरह होते हैं, बादल होते हैं, आवाज आती है, वो कौन से मेथड से चार्ज जनरेट होता है, फ्रिक्शन मेथड से। क्या किया जाता है फ्रिक्शन मेथड में, अब देखिए मैं समझाता हूं आपको। फ्रिक्शन मेथड के अंदर 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट। और दोनों के आपस में क्या करनी है, आपको रबिंग करनी है। एक दूसरे को क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। रबिंग करने पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो लिखिए, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट are rubbed to each other, then some electron transfer from one object to another object। ठीक है। जब 2 ऑब्जेक्ट की आपस में रबिंग करवाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट तो पता है आपको, बिल्कुल, वीरेंद्र, लाइक स्केल एंड पेपर। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन मेथड का। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होते हैं, उनमें एक ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, नेगेटिव। And one object become positively charged and other object become negatively charged। ये जब 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर वन। किससे ट्रांसफर होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड। अब देखिए, अब समझाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, इनके आपस में रबिंग करते हैं। मान लीजिए रबिंग की तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहां से 2। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर के इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके ऊपर, ये तो पढ़ ही लिए पॉजिटिव चार्ज में, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कर रहे हो आप, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती जा रही है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों क्या होता जा रहा है, एक्सेस, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता लग गया कि सर
ऐसे कौन सी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है, तो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें छोटा सा एक वर्क फंक्शन टर्म और आती है, वर्क फंक्शन, इसको सुनना है, अभी लिखवाऊंगा मैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये सेकंड बुक में आएगा, आपके एक टॉपिक है उसके अंदर है वर्क फंक्शन, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ध्यान से। वर्क फंक्शन क्या है? अब आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ले, अपने आप नहीं होंगे इजेक्ट, ये तो मैं डिस्कस कर चुका कि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन आपको इजेक्ट करना है ना, तो क्या चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब समझिए वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है, जो किस में रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन करना होता है ना, तो उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। लिखवा रहा हूं मैं अभी, तो इसके नीचे लिख लीजिए, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड it is the minimum energy which required to eject the electron, it is the minimum energy which required to eject the electron from any object is called work function। इस वर्क फंक्शन को वापस पढ़ेंगे, इस वर्क फंक्शन को अगेन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक में, अभी यूज हो रहा है। मतलब एक मिनिमम एनर्जी है जिसके हेल्प से क्या करते हो आप, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हो, इजेक्शन करते हो। बिगर हर मेटल का, हर ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन फिक्स होता है, ये भी पढ़ेंगे किसके लिए कितना होता है, ठीक है। तो ये लिख लिया आप। अब ये देखते हैं किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हर ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है। इधर जो ऑब्जेक्ट है लो वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट है, लो वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट, लो वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट, और इधर है हाई वर्क फंक्शन, हाई वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है ये बता देता हूं मैं। इधर लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहां से कहां, लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की ओर। तो लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ जाएंगे, तो जिससे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए है और इधर है बी ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा इधर, जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे पॉजिटिव, और जिसके ऊपर आप ऐड कर रहे हो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ओके, कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉन भाई वर्क फंक्शन की हेल्प से, ए लो वर्क फंक्शन वाले हैं और बी हाई वर्क फंक्शन, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सभी को समझ में आ गया कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल
नेहा सोनी हेयर एंड बैलून, बिल्कुल। देखिए अब मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि सर ये पता लग गया आपको, लो वर्क फंक्शन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और हाई वर्क फंक्शन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई भी पेपर, कॉम्ब, मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को रब नहीं करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट का तो वर्क फंक्शन क्या होगा, सेम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। एक का वर्क फंक्शन हाई होना चाहिए और एक का क्या होना चाहिए, लो, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ये भी ध्यान रखना है कि अब आप लोगों को या मेरे को सभी ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन पता नहीं है कि किसका कितना वर्क फंक्शन है, इसलिए ये नहीं कह सकते, हर ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकते सर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, किसके ऊपर। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया है, जिसका लो वर्क फंक्शन है उसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हाई वर्क फंक्शन है ना उसके लिए ये कह सकते हो कि सर इसके लिए कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हो, इधर वाले में मास इंक्रीज हो जाएगा, इधर वाले में मास क्या रहेगा, डिक्रीज हो। लेकिन सभी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आप नहीं बता सकते, अपने को याद नहीं करना है कि हाई वर्क फंक्शन वाले ये हैं, लो वर्क फंक्शन वाले ये हैं, ठीक है। इसलिए अब क्या करना है आपको, एनसीईआरटी बुक आपको उठानी है, उसमें ये प्रॉपर्टी पढ़नी है, और उसके अंदर दिया हुआ है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दो दो के पेयर दिए हुए हैं। इसलिए आपको जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है उसमें लिखा हुआ है कि इधर तो आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव चार्ज वाले, और इधर क्या लिखना है, नेगेटिव वाले। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ भाई, जैसे कॉम्ब को आप हेयर से रब करते हो, कॉम्ब को किससे, हेयर से रब करते हो, तो एक्चुअली हेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि कॉम्ब का वर्क फंक्शन लो है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं, हेयर पे जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब मेरे को बताना है कि ये समझ में आया है नहीं आया है, फ्रिक्शन मेथड। बाकी रिमेनिंग 2 मेथड है, इनको कल डिस्कस करेंगे, मंडे को डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये समझ में आया है या नहीं आया है ये मेथड, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। मोनिका आ गया समझ में, थैंक यू। ओके ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। चलो एक बार इसके बारे में वापस से रिपीट करता हूँ, कुछ लोग बिल्कुल ग्लास एंड सिल्क, बिल्कुल ग्लास एंड सिल्क को जब रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ग्रुप है ना, ये बना दिए मैंने, ऐसे आपको टेबल बनानी है, इधर पॉजिटिव चार्ज वाले लिखने हैं, इधर नेगेटिव वाले लिखना है। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए फ्रिक्शन मेथड अच्छा है। फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड के अंदर आपको 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, एक लो वर्क फंक्शन और एक हाई वर्क फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट वाले सेम वाले को नहीं कर सकते। मान लीजिए ये रेड कलर है लो वर्क फंक्शन और ये है ब्लैक वाला हाई वर्क फंक्शन, इन दोनों को क्या करना है, रब करना है। रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, हाई लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन की ओर। ये लो वर्क फंक्शन है, ये हाई वर्क फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन रेड पेन से, रेड मार्कर से ब्लैक की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, और इसी का मास इंक्रीज होगा। ये था फ्रिक्शन मेथड। दूसरा पॉइंट ये है फ्रिक्शन मेथड के अंदर कि सर ये रब करने पर ऐसा क्यों होता है, रब करने से आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो। भाई ऐसे आपको अपने हैंड को मूव करवाओगे, मूव करवाने पर आपके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन भी तो एक एनर्जी है। किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुका। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, तो आपको क्या चाहिए होती है, एक मिनिमम एनर्जी। नीरज या तो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है नीरज, ठीक है। वर्क फंक्शन को मैं रिपीट करता हूं। वर्क फंक्शन
वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है, ठीक है।